आज की क्लास में हम सीखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मुझे उसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये देख करते हैं कि जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी होती है, उसकी डिमांड का टोटल देखते हैं, उसकी सप्लाई का टोटल देखते हैं। अगर डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल बराबर है, से डिमांड 50 यूनिट है और सप्लाई भी उसकी 50 यूनिट है, दोनों का टोटल बराबर है, फिर हम कहेंगे गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और इन केस डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल बराबर नहीं है, तो उसके बाद डिमांड का टोटल 50 है, सप्लाई का टोटल 60 है, ठीक है? तब हम कहेंगे कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। जब भी हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसे सबसे पहले बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ही हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए देखेंगे हम डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिमांड और सप्लाई का टोटल दिया हुआ है। डिमांड का टोटल कितना है? 71 यूनिट। सप्लाई का टोटल कितना है? 76 यूनिट। डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल दोनों बराबर नहीं है। दोनों में कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? 5 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो जब दोनों टोटल बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी ये जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर तो हमें उसने डिमांड और सप्लाई का टोटल करके दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ देता है, डिमांड और सप्लाई का टोटल नहीं देता। उस केस में जब क्वेश्चन में हमारे पास डिमांड और सप्लाई का टोटल वो नहीं कैलकुलेट करके देता, तो हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है। टोटल डिमांड फिर हम कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे पास डेस्टिनेशन दिए होंगे, क्वेश्चन में जितने भी डेस्टिनेशन दिए होंगे, उन सभी डेस्टिनेशंस की उसने रिस्पेक्टिव डिमांड दी होगी, ठीक है ना? हम उन सभी डेस्टिनेशंस की डिमांड को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिमांड की फिगर आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास उस क्वेश्चन में जो सोर्सेज़ दिए होंगे, सभी सोर्सेज़ की सप्लाइंग कैपेसिटी दी होगी, ठीक है ना? सभी सोर्सेज़ की सप्लाइंग कैपेसिटी को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सप्लाई की फिगर आ जाएगी। अब देखना है इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने डेस्टिनेशन है? 3 डेस्टिनेशन है, मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी। मार्केट ए की डिमांड कितनी है? 18 यूनिट। मार्केट बी की डिमांड कितनी है? 28 यूनिट। मार्केट सी की डिमांड कितनी है? 25 यूनिट। तो यहाँ पे अगर टोटल डिमांड की फिगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मार्केट ए की डिमांड प्लस मार्केट बी की डिमांड प्लस मार्केट सी की डिमांड। तो ऐसे करके मैंने अपने तीनों डेस्टिनेशंस की डिमांड को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 71। अब हम क्या करेंगे? अब हम सप्लाई वाली फिगर को कैलकुलेट करेंगे। टोटल सप्लाई हमारे पास कैसे आएगी? देखना, यहाँ पे हमारे पास 3 सोर्सेज़ हैं। सोर्स एक्स, सोर्स वाई, सोर्स जेड, यानी कि प्लांट एक्स, प्लांट वाई और प्लांट जेड। ठीक है? प्लांट एक्स फर्स्ट सोर्स है हमारा, प्लांट वाई सेकंड सोर्स है और प्लांट जेड हमारा थर्ड सोर्स है। इन तीनों सोर्सेज़ की सप्लाइंग कैपेसिटी दी हुई है। प्लांट एक्स की कितनी है? 14 यूनिट। प्लांट वाई की कितनी है? 26 यूनिट। प्लांट जेड की कितनी है? 36 यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सप्लाई आ जाएगी। टोटल सप्लाई के लिए मैं क्या करूँगा? तीनों की सप्लाइंग कैपेसिटी को ऐड कर दूँगा। प्लांट एक्स की 14 यूनिट, प्लांट वाई की 26 यूनिट, प्लांट जेड की 36 यूनिट। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 यूनिट। तो ऐसे करके हम टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की वैल्यूज़ निकालते हैं। फिर हम इनको कंपेयर करते हैं। अगर तो दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और अगर दोनों बराबर नहीं है, फिर हम कहेंगे हमारी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ था। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि इन केस हमारे पास डिमांड और सप्लाई का टोटल ना दिया हो, तो फिर हम उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे देखना हमारे पास टोटल डिमांड कितनी थी? टोटल डिमांड हमारे पास थी यहाँ पे 71 यूनिट की, ठीक है? और जो टोटल सप्लाई है वो कितनी है? टोटल सप्लाई है हमारी 76 यूनिट। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 76 माइनस 71, 5 यूनिट्स का। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं अपनी डिमांड को 5 यूनिट्स के साथ इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मैं अपनी डिमांड को 5 यूनिट के साथ इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास 76 यूनिट बन जाएगा। और जैसे ही डिमांड मेरी 76 यूनिट की आ जाएगी, तो ये सप्लाई की फिगर के साथ मैच कर जाएगी।
और हमारी ये जो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सोचने वाली बात ये है कि हमें ये जो 5 यूनिट चाहिए, ये हमारे पास कहाँ से आएँगे? ये हमारे पास कहाँ से आएँगे? देखिए जो डिमांड होती है, हम जानते हैं कि हमारी जो डिमांड होती है ना वो डेस्टिनेशन से लिंक्ड होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे एक ऐसा डेस्टिनेशन मिल जाए, जिसकी डिमांड 5 यूनिट हो, तो फिर मेरी जो टोटल डिमांड है वो 76 यूनिट की हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो जो डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी हम डिमांड कितनी रखेंगे? 5 यूनिट की, ठीक है ना? उस डमी डेस्टिनेशन की डिमांड कितनी रखेंगे? 5 यूनिट की। 5 यूनिट की ही क्यों रखनी है? क्योंकि सप्लाई और डिमांड की जो क्वांटिटी है, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 यूनिट्स का आ रहा है। तो अगर मैं अपने डमी डेस्टिनेशन की डिमांड 5 यूनिट रख दूँगा, तो टोटल डिमांड भी मेरी 71 प्लस 5 76 हो जाएगी, सप्लाई की फिगर से मैच कर जाएगी, और अकॉर्डिंगली मेरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। अब डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? डमी डेस्टिनेशन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अब यहाँ पे? अब देखना क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना। हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे हमारे डेस्टिनेशंस कौन से हैं? मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी। ये कौन-सी साइड पे दिए हुए हैं? ये हमारी कॉलम वाली साइड पे दिए हुए हैं। तो अगर मुझे एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि एक फेक डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, डमी का मतलब होता है फेक। तो एक फेक डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है या डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, तो वो कैसे करेंगे? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉलम। हम एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे और उस कॉलम को नाम देंगे डमी का, ठीक है? वो मेरा डमी डेस्टिनेशन होगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन का नाम मार्केट है। तो वो हमारा डमी डेस्टिनेशन होगा या डमी मार्केट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं उसको क्या नाम दिया गया है? मार्केट का नाम दिया गया है। ये मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है? पूरा डमी डेस्टिनेशन या डमी मार्केट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वहाँ पे डमी वर्ड लिख दोगे कॉलम में, ठीक है? और उसको कितनी डिमांड असाइन कर देंगे हम? 5 यूनिट्स की डिमांड असाइन कर देंगे, ठीक है? और 5 यूनिट की डिमांड असाइन करते ही मेरी टोटल डिमांड क्या हो जाएगी? 76 यूनिट की हो जाएगी। अच्छा, मेरी बात पे आप ध्यान देना। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूज़न आती है। किस बात की कन्फ्यूज़न आती है? उनको ये कन्फ्यूज़न आती है, सर कब तो डमी रो इंट्रोड्यूस करनी होती है और कब हमें डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना होता है। इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न आती है बच्चों के बार। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप बस ये देखो कि क्या चीज़ कम है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब डिमांड कम थी, डिमांड हमारी आती है डेस्टिनेशन से। तो डिमांड की क्वांटिटी को मुझे बढ़ाना था, तो मैंने डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? अब सपोज़ करो मेरे पास डिमांड ज़्यादा होती और सप्लाई कम होती। अगर सप्लाई कम होती तो इसका मतलब मुझे सप्लाई की फिगर को बढ़ाना है, मतलब ये सप्लाई की क्वांटिटी को बढ़ाना है। अब जो सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ानी है वो कैसे बढ़ाएँगे? जैसे डिमांड बढ़ाने के लिए मुझे डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वैसे ही सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी सप्लाई होती है ये किससे रिलेटेड होती है? मेरे सोर्सेज़ से रिलेटेड होती है। तो इसलिए आपको सिंपल सा लॉजिक रखना है। तो आप सिंपली ये देखोगे कि क्या चीज़ कम है, जो चीज़ कम है मुझे वो इंट्रोड्यूस करनी है। फिर आप देखोगे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में वो कहाँ दी गई है। ठीक है? डिमांड कम है तो इसका मतलब मुझे डिमांड इंक्रीज़ करनी है। डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए मैं डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करूँगा और डेस्टिनेशन देखूँगा क्वेश्चन में कौन-सी साइड है। अगर डेस्टिनेशन कॉलम वाली साइड है तो मैं एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दूँगा। अगर डेस्टिनेशन मेरे रो वाली साइड है तो मैं एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दूँगा। ऐसे ही सप्लाई के केस में भी देखेंगे कि अगर मेरी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब मुझे सप्लाई बढ़ानी है। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अब डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना है तो डमी रो करें या डमी कॉलम करें, इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है। जनरली हमारे सोर्सेज़ जो होते हैं वो रो वाली साइड पे होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रो वाली साइड पे सोर्सेज़ लिखे हैं तो फिर मैं डमी रो इंट्रोड्यूस कर दूँगा। यानी कि जो मुझे डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दूँगा। लेकिन अगर सोर्सेज़ उसने कॉलम वाली साइड पे लिख दिए तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दूँगा। तो ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को आपको खास ध्यान में रखना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे डिमांड को 5 यूनिट से बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा? एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करूँगा। अब डेस्टिनेशन मेरे इस क्वेश्चन में कॉलम वाली साइड पे है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करूँगा। तो चलिए इसमें एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखना यहाँ पे मैंने एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है, डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है? अब डेस्टिनेशन को यहाँ पे मार्केट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि डमी मार्केट इंट्रोड्यूस कर दी है। उसकी हमने डिमांड कितनी रख दी है? 5 यूनिट। तो जैसे ही हमने इसकी डिमांड 5 यूनिट रखी, तो मेरी डिमांड का टोटल कितना हो गया? 76। मेरी सप्लाई का टोटल भी कितना है? 76। तो ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई है हमारी। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है क्या? चाहे मैं डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करूँ, चाहे मैं डमी रो इंट्रोड्यूस करूँ, जितने भी डमी के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करा है, तो डमी के एलिमेंट कितने लिखेंगे? 0, ठीक है? डमी के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, हमने एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करा है, तो जब मैंने एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करा है, डमी का मतलब होता है फेक। एक्चुअल में ये डेस्टिनेशन एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो जब ये डेस्टिनेशन एक्सिस्ट ही नहीं करता,
तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट तो कभी भी नहीं आएगी, हमेशा जीरो ही रहने वाली है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे डमी कॉलम या चाहे डमी रो, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जीरो रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी, अब हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो अकॉर्डिंगली हम लीस्ट कॉस्ट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में सेल का सिलेक्शन कैसे होता है, जिसमें मुझे क्वांटिटी की एलोकेशन करनी होती है। हम क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं हमारे जिनमें कॉस्ट लिखी होती है, ये जो सेल्स हैं हमारे जिनमें कॉस्ट लिखी होती है, इन सेल्स में हम वो वाला सेल सिलेक्ट करते हैं जिसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही है। अब देखना, जब मैं इन सेल्स को देख रहा हूँ तो मेरे पास लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। कितनी आ रही है, जीरो। जो लीस्ट कॉस्ट जीरो आ रही है वो एक सेल में नहीं आ रही, मोर देन वन सेल में आ रही है। देखना, इस सेल में भी है, इस सेल में भी है, इस सेल में भी है। तो तीन सेल्स में हमें लीस्ट कॉस्ट मिल रही है। तो जब हमें लीस्ट कॉस्ट मोर देन वन सेल्स में मिल रही हो, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं टाई सिचुएशन। क्या कहते हैं, टाई सिचुएशन। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें टाई को ब्रेक करना होगा। क्यों, क्योंकि तीनों सेल्स में एक साथ एलोकेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक टाइम पे हम एक सिंगल सेल में ही एलोकेशन कर सकते हैं। तो अब इन तीनों सेल्स में से मुझे एक सेल सिलेक्ट करना होगा जिसमें हमें एलोकेशन करनी है, यानी कि जो हमारी फाइनल एलोकेशन का पार्ट बनेगा। अब ये टाई कैसे ब्रेक करनी है, हम तीनों सेल्स में एलोकेशन करके देखेंगे। हम तीनों सेल्स में एलोकेशन करके देखेंगे, जिस सेल में मैक्सिमम क्वांटिटी की एलोकेशन हो पा रही है, हम वो वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, वही हमारी फाइनल एलोकेशन होगी। ठीक है। अब हम तीनों सेल्स में क्वांटिटी की एलोकेशन करके देखते हैं। अब देखना, पहले हम ये वाले सेल में कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले हम ये वाले सेल में एलोकेशन करके देखते हैं। इसमें एलोकेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस सेल की सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उस सेल के सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई की क्वांटिटी और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो क्वांटिटी मिनिमम है, उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। देखना, इसके सामने सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 14 यूनिट। डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट। 14 और 5 क्या मिनिमम है, 5। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स की एलोकेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखना, अब मुझे इस सेल में एलोकेशन करनी है। ठीक है, तो इस सेल में एलोकेशन करनी है तो कैसे करेंगे, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 26 यूनिट। सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट। 26 और 5 क्या मिनिमम है, 5। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स का एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमें ये वाला सेल लेना है। ठीक है, इस सेल में एलोकेशन करके देखनी है। अब इस सेल में एलोकेशन कैसे करेंगे, इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 36 यूनिट। इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट। तो 36 और 5 दोनों में से क्या मिनिमम है, 5 मिनिमम है। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी। अब देखना, हमारी यहाँ पे टाई ब्रेक नहीं हो पा रही। क्यों नहीं ब्रेक हो पा रही, हमने तो तीनों सेल्स में एलोकेशन करके वो वाला सेल सेलेक्ट करना था जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे तो क्वांटिटी में भी टाई आ गया। क्वांटिटी में भी टाई आ गया मतलब तीनों जगह सेम क्वांटिटी आ गई। पहले सेल में भी 5 आ गई, दूसरे में भी 5 आ गई, तीसरे में भी 5 आ गई। अब हमने तो तीनों में से एक सेलेक्ट करना था। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आगे आपको क्वांटिटी में भी टाई मिल गया, तो फिर आप तीनों सेल्स में से जिसमें आपका मन है उस सेल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अपनी मन मर्जी से कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो। तो ठीक है, तो हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये वाला करा है, आप चाहो तो ये कर लो, चाहे ये कर लो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इस सेल में हमारी क्वांटिटी आ गई है 5 यूनिट्स की। अब क्या होता है, जब हम सिलेक्टेड सेल में क्वांटिटी की एलोकेशन कर देते हैं, तो हमने क्या करना होता है, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर, सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर, उनको एडजस्ट करना होता है। अब इस सेल के सामने सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, प्लांट ज़ेड है जो, उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी थी, 36 यूनिट थी। 36 यूनिट उसके पास अवेलेबल थे, जिसमें से 5 यूनिट इसने किसको भेज दिए हैं, डमी मार्केट को भेज दिए हैं या डमी डेस्टिनेशन को भेज दिए हैं। तो अब उसके पास कितने यूनिट्स बचे हैं, 31 यूनिट्स बचे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो मेरा डमी डेस्टिनेशन है या डमी मार्केट है, इसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट की। 5 यूनिट उसे चाहिए थे, 5 के 5 मिल गए। कहाँ से मिल गए, प्लांट जेड से मिल गए। तो इसकी क्या कोई रिक्वायरमेंट या डिमांड बची है, नहीं बची। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जब हम सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या दोनों में से कोई चीज़ ज़ीरो हुई है, क्या सप्लाई ज़ीरो हुई है या डिमांड ज़ीरो हुई है। तो जो ज़ीरो हुआ है उसे हम कट कर देंगे। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों ज़ीरो हो गई है तो सप्लाई वाली रो और डिमांड वाले कॉलम को कट कर देंगे। अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हुआ है तो उस रिस्पेक्टिव चीज़ को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे सप्लाई में तो 31 यूनिट बचे हैं, लेकिन जो मेरी डिमांड वाला कॉलम है, ठीक है, जो मेरा डिमांड वाला कॉलम है या जो मेरी डमी डेस्टिनेशन का कॉलम है, उसमें ज़ीरो आ गया है। अब इस कॉलम में ये जो डिमांड में ज़ीरो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा डमी डेस्टिनेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड फुली सैटिस्फाइड हो चुकी है। फ्यूचर में उसको किसी भी सोर्स से कोई भी यूनिट नहीं चाहिए। ठीक है? तो जहाँ मुझे ज़ीरो मिलता है, उसे मैं कट कर देता हूँ।
अब ये जो हम कटिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ 0 मिलता है हम उसे कट कर देते हैं। इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट एलोकेशन के लिए क्या करेंगे, हम वो वाला सेल देखेंगे जिसमें मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है। अब देखना, ये वो सेल है जिसमें मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है, ये वो सेल है जिसमें मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन करेंगे। क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उस सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर को देखो, उस सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर को देखो। सप्लाई और डिमांड की फिगर दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। तो देखना, इस सिलेक्टेड सेल के सामने सप्लाई की फिगर कितनी है, 26 यूनिट। डिमांड की फिगर या क्वांटिटी कितनी है, 18 यूनिट। तो 26 और 18 दोनों में से क्या मिनिमम है, 18 यूनिट्स मिनिमम है। तो हम यहाँ पे कितना एलोकेट कर देंगे, 18 यूनिट। तो यहाँ पे मेरी 18 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जैसे ही सिलेक्टेड सेल में हम क्वांटिटी की एलोकेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर, उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर देते हैं। अब देखना, जो मेरा सोर्स वाई है, सोर्स वाई में मेरे पास 26 यूनिट अवेलेबल थे। 26 में से 18 यूनिट उसने किसको दे दिए, 26 में से 18 यूनिट उसने मार्केट ए को दे दिए, डेस्टिनेशन ए को दे दिए। तो अब उसके पास कितने यूनिट बचे हैं, 8 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिमांड या रिक्वायरमेंट वाली फिगर को एडजस्ट करेंगे। जो मेरा मार्केट ए है उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड कितनी थी, 18 यूनिट्स की। 18 यूनिट्स उसे चाहिए थे, 18 यूनिट उसे मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं, प्लांट वाई से मिले हैं। तो क्या उसकी कोई डिमांड पेंडिंग है, कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है, उसकी डिमांड फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब फ्यूचर में उसको किसी भी सोर्स से कोई भी यूनिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब हम सप्लाई और डिमांड की फिगर्स को एडजस्ट कर देते हैं, फिर हम देखेंगे सप्लाई या डिमांड में से कोई जीरो हुआ है, तो जो जीरो हुआ होगा उसे हम कट कर देंगे। अब देखना, यहाँ पे सप्लाई में अभी भी 8 यूनिट बचे हैं, लेकिन डिमांड जो है, मेरी मार्केट ए है या डेस्टिनेशन ए है, उसकी जो डिमांड है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। यहाँ पे मुझे जीरो मिल गया है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ होगा, जिस सेल में हमारे पास लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी। अब देखना, कौन से सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही है, ये वो सेल है जिसमें मुझे लीस्ट कॉस्ट आ रही है, ठीक है, 13 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस सेल में मैंने क्वांटिटी का एलोकेशन करना है। क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उस सेल के सामने वाली रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई की क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी मैं उस सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर दूंगा। अब देखना, सप्लाई के यूनिट्स है 8 और रिक्वायरमेंट या डिमांड के यूनिट है 25। 8 और 25 दोनों में से क्या मिनिमम है, 8 यूनिट मिनिमम है। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी, यहाँ पे 8 यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी। तो क्वांटिटी को एलोकेट करने के बाद, सिलेक्टेड सेल में क्वांटिटी को एलोकेट करने के बाद हमें उसके सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे 8 यूनिट्स अवेलेबल थे सप्लाई के लिए वाई के पास, तो 8 के 8 ही उसने किसको सप्लाई कर दिए, मार्केट सी को। तो यहाँ पे कितने यूनिट बचे अब उसके पास, 0 यूनिट, ठीक है। तो उसकी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब बात करते हैं मार्केट सी की। मार्केट सी की रिक्वायरमेंट देखना, मार्केट सी की डिमांड कितनी थी, 25 यूनिट की। 25 यूनिट उसे चाहिए थे। अब 25 में से उसको कितने मिल गए हैं, 8 यूनिट मिल गए हैं। कहाँ से मिले हैं, प्लांट वाई से मिले हैं। तो क्या अभी उसकी कोई डिमांड बची है, बिल्कुल बची है। उसकी 17 यूनिट्स की डिमांड अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो 17 यूनिट की डिमांड अभी भी पेंडिंग है। अब देखना, मैंने सप्लाई और रिक्वायरमेंट की फिगर को एडजस्ट कर दिया है, तो क्या सप्लाई और रिक्वायरमेंट दोनों में से कोई जीरो हुआ है, देखना यहाँ पे सप्लाई जीरो हो गई है। तो जहाँ मुझे जीरो मिलता है मैं उसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ सप्लाई में मुझे जीरो मिल रहा है, तो मैं इस रिस्पेक्टिव रो को कट कर दूंगा। तो ये रो हमने कट कर दी। डिमांड वाले कॉलम को क्या हम कट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट सी वाले कॉलम को क्या हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 17 यूनिट की डिमांड पेंडिंग है, यहाँ पे तो जीरो आया ही नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट एलोकेशन के लिए सेल कैसे सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही हम देखेंगे कहाँ पे हमें लीस्ट कॉस्ट मिल रही है। तो देखना, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट हमें इस सेल में मिल रही है। तो जब मुझे इस सेल में लीस्ट कॉस्ट मिल रही है तो ये सेल सेलेक्ट कर लूंगा। अब क्वांटिटी का एलोकेशन इस सेल में होगा। इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे होगा, इसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, इसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर दो। तो सप्लाई तो है 14 यूनिट्स की और डिमांड कितनी है, 17 यूनिट की। तो 14 और 17 दोनों में से क्या मिनिमम है, 14 मिनिमम है। तो यहाँ पे 14 यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी हमारे। यहाँ पे हम कर देंगे 14 यूनिट की एलोकेशन। अब क्वांटिटी की एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिस सिलेक्टेड सेल में हमने क्वांटिटी की एलोकेशन करी थी उसके सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर को भी एडजस्ट करते हैं। तो सप्लाई कितनी थी, प्लांट एक्स के पास 14 यूनिट अवेलेबल थे सप्लाई के लिए। 14 के 14 उसने सप्लाई कर दिए या ट्रांसपोर्ट कर दिए, किसको कर दिया, मार्केट सी को कर दिए। तो क्या अब उसके पास फ्यूचर में सप्लाई करने के लिए कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। अब देखना, जो मेरा मार्केट सी है, ठीक है, जो मार्केट सी है उसकी 17 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग थी। उसकी यहाँ पे 17 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग थी। 17 में से उसको कितने मिल गए, 14 मिल गए।
अभी भी उसकी डिमांड पेंडिंग है। कितने यूनिट्स की पेंडिंग है? अभी भी उसकी 3 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग है। उसकी यहाँ पे 3 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग है। तो देखना, अब मैंने सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर दी है। तो जब मैंने सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे ये देखना होता है कि ये जो मैंने सप्लाई और डिमांड की फिगर एडजस्ट करी है, इनमें से कोई जीरो मिला है। सप्लाई जीरो हो गई है लेकिन डिमांड अभी भी 3 यूनिट्स की पेंडिंग है। तो सप्लाई जीरो हुई है तो मैं इस रिस्पेक्टिव रो को कट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने ये रो कट कर दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट एलोकेशन करनी है। नेक्स्ट एलोकेशन के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एलोकेशन के लिए हमारे पास जिस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहाँ पे लीस्ट कॉस्ट आ रही है? यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट आ रही है, तो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। तो जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई की क्वांटिटी और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। अब इस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली क्वांटिटी कितनी है सप्लाई की? 31 यूनिट्स। और डिमांड की क्वांटिटी कितनी है? 3 यूनिट्स। तो 31 और 3 दोनों में से क्या मिनिमम है? 3 यूनिट्स मिनिमम है। तो यहाँ पे कितनी तो यहाँ पे कितने यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी? 3 यूनिट की। तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स की एलोकेशन कर दी। तो जैसे ही मैं क्वांटिटी की एलोकेशन कर देता हूँ उसके बाद मुझे क्या करना होता है? डिमांड और सप्लाई की फिगर्स को एडजस्ट करना होता है। अब 31 यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। यहाँ पे उस 31 में से उसने कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर दिए मार्केट सी को? 3 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स बचे अभी उसके पास? 28 यूनिट्स बचे हैं। अब सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे? डिमांड की फिगर को एडजस्ट करेंगे। मार्केट सी की डिमांड कितनी पेंडिंग थी? 3 यूनिट की। ये 3 यूनिट की डिमांड उसकी पेंडिंग थी, 3 के 3 इसको मिल गए। ठीक है, कहाँ से मिले उसको? कहाँ से मिले उसको? प्लांट जेड से मिल गए। तो 3 यूनिट्स उसे चाहिए थे, 3 के 3 मिल गए। तो क्या उसकी कोई अभी डिमांड बची है? नहीं। अब उसकी डिमांड हो गई है 0। फ्यूचर में उसकी कोई भी डिमांड पेंडिंग नहीं है, डिमांड फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब मुझे क्या देखना है? सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करने के बाद ये देखना होता है कि क्या इनमें से कोई जीरो हुआ है। देखना, सप्लाई तो जीरो नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पे 28 यूनिट्स अवेलेबल है फर्दर सप्लाई के लिए। लेकिन जो मार्केट सी है उसकी डिमांड जीरो हो गई है, डिमांड उसकी जीरो हो चुकी है। तो जहाँ पे मुझे जीरो मिलेगा उसे कट कर दूंगा, तो मैं ये डेस्टिनेशन वाला कॉलम कट कर दूंगा, यानी कि मार्केट सी वाला कॉलम ये कट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब मेरे पास लास्ट एक ही सेल अवेलेबल है, तो इसमें तो डायरेक्ट एलोकेशन हो जाएगी। अब डायरेक्ट एलोकेशन कैसी होगी देखना। जो मार्केट बी है उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड कितनी है? 28 यूनिट उसे चाहिए। और जो मेरा प्लांट जेड है उसके पास सप्लाई के लिए कितने यूनिट अवेलेबल है? 28 यूनिट। 28 की डिमांड है, 28 सप्लाई के लिए अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे 28 यूनिट्स का एलोकेशन हो जाएगा। तो क्वांटिटी की एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है? जिस जिस सेल में हमने क्वांटिटी की एलोकेशन करी होती है उसके सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो देखना यहाँ पे प्लांट जेड के पास 28 यूनिट अवेलेबल थे सप्लाई के लिए। तो 28 के 28 उसने सप्लाई कर दिए, किसको कर दिए? मार्केट बी को। तो क्या फ्यूचर में कुछ यूनिट बचा उसके पास? कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जीरो हो गया। क्या यहाँ पे जीरो हो गया। अब बात करते हैं मार्केट बी की। मार्केट बी की डिमांड कितनी थी? 28 यूनिट की। 28 यूनिट उसे चाहिए थे, 28 के 28 मिले। 28 यूनिट उसे चाहिए थे, 28 के 28 मिल गए। कहाँ से मिल गए? प्लांट जेड से मिल गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीरो। अब आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी सोर्सेज थे, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने सोर्सेज थे? 3 सोर्सेज थे, प्लांट एक्स, प्लांट वाई, प्लांट जेड। तीनों सोर्सेज की सप्लाइंग कैपेसिटी जीरो हो चुकी है। प्लांट एक्स की भी जीरो, प्लांट वाई की भी जीरो, प्लांट जेड की भी जीरो। और जो मेरे डेस्टिनेशन है, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी और डमी डेस्टिनेशन, इन चारों डेस्टिनेशन की डिमांड भी जीरो हो चुकी है। हमारी सारी एलोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, हमारी सारी सप्लाई एग्जॉस्ट होगी, सारी डिमांड सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले ये जो हमने कटिंग्स करी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारी कटिंग्स को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कैसे करेंगे देखना। जो मेरा प्लांट एक्स है, क्या उसने मार्केट ए को कोई सामान भेजा है? कोई सामान नहीं भेजा। तो प्लांट एक्स है, क्या उसने मार्केट बी को कोई सामान भेजा है? कोई सामान नहीं भेजा। लेकिन जो प्लांट एक्स है उसने मार्केट सी को सामान भेजा है। कितना सामान भेजा है? उसने भेजे हैं 14 यूनिट्स। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है इस रूट की? 16 रुपीज़। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 224। अब नेक्स्ट देखना। प्लांट वाई ने मार्केट ए को सामान भेजा है, बिल्कुल भेजा है। कितना भेजा है? उसने भेजे है 18 यूनिट। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज़। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 18 यूनिट की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे आ गई 126। नेक्स्ट देखना। जो मेरा प्लांट वाई है उसने मार्केट बी को कुछ नहीं भेजा है। जो प्लांट वाई है उसने मार्केट सी को भेजा है। प्लांट वाई ने मार्केट सी को सामान भेजा है। कितना भेजा है? उसने भेजा है 8 यूनिट। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है इस रूट की? 13 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको मैं 13 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 इंटू 13, 104। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना। जो मेरा प्लांट वाई है उसने डमी मार्केट उसने कुछ नहीं भेजा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब प्लांट वाई का काम खत्म। अब देखेंगे प्लांट जेड के पॉइंट ऑफ व्यू। प्लांट जेड ने मार्केट ए को कोई सामान नहीं भेजा, प्लांट जेड ने मार्केट बी को भेजा है। कितना भेजा? 28 यूनिट भेजे हैं। प्लांट जेड ने मार्केट बी को भेजे हैं कितने यूनिट? 28 यूनिट। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 23।
तो 28 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 644। प्लांट जेड ने मार्केट सी को सामान भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं? प्लांट जेड ने मार्केट सी को भेजी है 3 यूनिट, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 21। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 यूनिट भेजे हैं, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखना, जो मेरा प्लांट जेड है, उसने डमी मार्केट या डमी डेस्टिनेशन की तरफ सामान भेजा है, कितने भेजे हैं? 5 यूनिट, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0, तो इस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगी? जेड ने डमी को सामान भेजा है, जेड ने डमी को सामान भेजा है, डमी मार्केट को सामान भेजा है, कितने? 5 यूनिट, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 1161। तो ये हमारे पास आ गई मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।